गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड हीट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या फिर ऊष्मा रिलीज होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं एवं भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्षार में अम्ल मिलाया जाए तो विलयन क्या हो जाता है? गर्म। इसका मतलब क्या है कि जो है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। अतः रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कि ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तथा जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस या ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यानी कि जब क्रियाकारक से उत्पाद बन रहे हैं तो जो है रिएक्शन के अंदर ऊष्मा अवशोषित हो रही है या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। इसी की स्टडी को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन से अभिकारकों और उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा या फिर एंथैल्पी में या तो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। यदि अभिक्रिया जो है स्थिर दाब पर संपन्न की जाती है तो हम एंथैल्पी शब्द का उपयोग करते हैं, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न होती है तो हम आंतरिक ऊर्जा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर अभिक्रियाएँ जो है वो खुले पात्र में की जाती है, और खुले पात्र में अभिक्रियाएँ की जाती है इसका मतलब ये स्थिर वायुमंडलीय दाब पर ही की जा रही है। तो हम जो है ऊष्मा परिवर्तनों के लिए एंथैल्पी शब्द का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभिक्रियाएँ जो है स्थिर दाब जो कि वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडलीय दाब उस पर की जा रही है। ठीक है, अब है आपके थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो वो रासायनिक समीकरण या स्टीरियोकेमिकल इक्वेशन जिसमें कि क्रियाकारक और उत्पाद के अतिरिक्त उसमें होने वाले आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन या फिर हम बोले कि पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन की सूचना भी निहित हो। अब जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न होती है तो हम उसमें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की बात करते हैं, और अभिक्रिया अगर स्थिर दाब पर संपन्न होती है तो हम उसमें चेंज इन एंथैल्पी की चर्चा करते हैं। तो इसे ही जो है हम बोलेंगे ऊष्मा रासायनिक समीकरण। तो ऊष्मा परिवर्तन को हम कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल अथवा किलो जूल में व्यक्त करते हैं। यानी कि सिंपलेस्ट स्टीरियोकेमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन में जब जो है चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इन्फॉर्मेशन भी हो तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, अब है आपके हीट ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि निश्चित ताप और दाब पर रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाए गए क्रियाकारकों के मोल उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर उत्पादों के मोल में जब पूर्णतया बदल जाते हैं तो क्या होता है कि जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। यानी कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी स्टीरियोकेमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन में जब क्रियाकारक पूर्णतया उत्पादों में बदल जाते हैं तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे ही हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रियाकारकों और उत्पादों की जो एंथैल्पी में डिफरेंस है उसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर है तो हम हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच के द्वारा, और अब यदि आपके रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर संपन्न हो रही है तो अभिक्रिया ऊष्मा को हम डेल्टा ई द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, अब है आपके स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर हो गया आपके, और टेम्परेचर जो है आपके 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन मानी गई है। ठीक है, अब है आपके स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। तो स्थिर दाब पर यदि
कोई गैसीय अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करती है, ठीक है, तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः अवशोषित ऊष्मा जो है वो गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और साथ में कुछ कार्य भी करती है। यानी कि हम कहेंगे कि यदि स्थिर दाब पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आयतन में क्या होगी, कमी, और गैसीय तंत्र पर कुछ कार्य किया जाएगा। यानी कि यदि आपके जो सिस्टम है वो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो है सिस्टम के द्वारा कुछ कार्य भी किया जाएगा। और इसके विपरीत होगा, अपोजिट होगा, यानी कि जो है आपके स्थिर दाब पर यदि सिस्टम के द्वारा एनर्जी रिलीज की जा रही है, हीट रिलीज की जा रही है, ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही है, तो आयतन में क्या हो जाएगी, कमी, यानी कि गैसीय तंत्र पर कुछ कार्य किया जाएगा, ठीक है। और तंत्र पर किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होगा और तंत्र द्वारा किया गया कार्य आपके ऋणात्मक होगा। अब है आपकी यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर की जाए तो हम जानते हैं कि यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर की जा रही है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, शून्य, क्योंकि वर्क क्या है, W बराबर माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, 0, क्योंकि रिएक्शन आपके स्थिर आयतन पर की जा रही है। यानी कि अवशोषित ऊष्मा जो है वो केवल और केवल तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में ही वृद्धि करती है, किसी प्रकार का कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती है। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि स्थिर दाब पर जो अवशोषित ऊष्मा है और स्थिर आयतन पर जो अवशोषित ऊष्मा का जो डिफरेंस है वो गैसीय तंत्र द्वारा किया गया दाब आयतन कार्य के इक्वल होगा। यानी कि QP माइनस QV इक्वल टू P डेल्टा V। यानी कि जो है आपके एट द कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट जो है एब्जॉर्ब की जाती है वो क्या है, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होती है। एंड जो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है सिस्टम के द्वारा वो आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। यानी कि डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू P डेल्टा V। यानी कि डेल्टा H क्या आ गया आपके, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यानी कि हम बोलेंगे कि स्थिर दाब P पर आयतन में परिवर्तन डेल्टा V है। यदि अभिक्रिया में केवल ठोस अथवा द्रव पदार्थ ही भाग लेते हैं तो आयतन में परिवर्तन नेग्लिजिबल होगा। अतः ऐसी स्थिति में अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर समान होती है। यानी कि डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E, क्योंकि जो ठोस और द्रव पदार्थ में क्या होगा कि आयतन में जो थोड़ा सा चेंज होगा उसे हम नेग्लिजिबल मान लिया, तो यानी कि P डेल्टा V वाली टर्म गायब हो गई, तो डेल्टा H बराबर क्या हो गया, डेल्टा E। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर बिल्कुल बराबर होगी। डेल्टा H और डेल्टा E के मान क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन यदि अभिक्रिया गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या जो कि क्या है, NR यानी कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या यानी कि NP यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो इनके आयतन क्या होंगे, क्रमशः VR और VP यानी कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। तो यदि अभिक्रिया स्थिर दाब P तथा ताप T पर हो तो P डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, P वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि P डेल्टा V बराबर क्या हो गया, P VP माइनस P VR। यदि गैसीय अभिक्रिया जो है अगर आदर्श गैस समीकरण का पालन करे तो हम बोलेंगे कि P VP बराबर क्या हो गया, NPRT, और P VR बराबर NRRT। यानी कि हम बोलेंगे कि जो है आपके प्रोडक्ट के वॉल्यूम और में से रिएक्टेंट के वॉल्यूम को घटाएंगे तो P ब्रैकेट में VP माइनस VR बराबर P डेल्टा V बराबर NPRT माइनस NRRT। यानी कि क्या हुआ, RT ब्रैकेट में NP माइनस NR, यानी कि P डेल्टा V निकल के आ गया आपके डेल्टा NGRT। यानी कि डेल्टा NG यहाँ पर क्या है, डिफरेंस इन मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। यानी कि गैसीय उत्पादों के कुल मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के कुल मोलों को बोलेंगे डेल्टा NG। ठीक है,
तो यानी कि समीकरण जो 95 से पी डेल्टा वी का मान हम समीकरण 93 में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, यानी कि क्यू पी बराबर क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन, और डेल्टा ई क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्मा में परिवर्तन। तो ये जो समीकरण है उसमें डेल्टा एच तथा डेल्टा ई के बीच में रिलेशन पता चलता है और इसकी 3 कंडीशंस मिल सकती है। पहला क्या है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ई, या हम कह सकते हैं कि जो स्थिर दाब पर ऊष्मा है वो स्थिर आयतन की ऊष्मा की तुलना में ज़्यादा होगा। यानी कि जो अभिक्रिया जो है आपके स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ई और क्यू पी इज़ ग्रेटर देन क्यू वी, यानी कि स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा से ज़्यादा होगी। दूसरी कंडीशन है डेल्टा एन का मान ऋणात्मक हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज़ लेस देन डेल्टा ई, यानी कि क्यू पी इज़ लेस देन क्यू वी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्थिर दाब पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो स्थिर आयतन पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है उससे कम होगी, या हम कह सकते हैं कि स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा ज़्यादा होगी स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा की तुलना में। तीसरी कंडीशन है आपके जब डेल्टा एन जी बराबर क्या हो गया, 0, यानी कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई या क्यू पी बराबर क्यू वी। यानी कि इस कंडीशन में जब कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि क्रियाकारक और उत्पादों के आयतन बिल्कुल बराबर है, उनके नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल बराबर है, जितने मोल क्रियाकारक के हैं उतने ही मोल आपको उत्पाद के मिले हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि स्थिर दाब पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है और स्थिर आयतन पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है उनके मान बिल्कुल बराबर होंगे। ओके, अब जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, जिसे हम किरचॉफ इक्वेशन या किरचॉफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो प्रत्येक भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रमों के डेल्टा एच तथा डेल्टा ई के जो मान है वो टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, अतः इनके मान भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई पर ताप के प्रभाव की गणना की जा सकती है। तो माना कि ए से बी की तरफ चलने पर ये जो कि काल्पनिक अभिक्रिया है जिसमें ए एक या अधिक अभिकारकों तथा बी जो है एक या अधिक उत्पादों को व्यक्त करता है। यदि एच ए तथा एच बी जो है रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट की एंथैल्पी हो तो एंथैल्पी में चेंज क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब इस इक्वेशन को हम जो है एट द कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो क्या डिफ्रेंशिएशन आएगा आपके, डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि स्थिर दाब पर आपको टेम्परेचर के रेफरेंस में इस इक्वेशन को अवकलित करना है। तो डेल एच बी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ बी जो है वो प्रोडक्ट को और ए जो है रिएक्टेंट को डिनोट करता है यहाँ पे। यानी कि डेल एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या होता है, सी पी, यानी कि स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो जो है डेल एच बी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, सी पी बी, यानी कि प्रोडक्ट की ऊष्मा धारिता हो गई स्थिर दाब पर। ठीक है, इसी प्रकार से डेल एच ए अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या हो गया, सी पी ए, यानी कि रिएक्टेंट की स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता। तो ये जो मान है हम समीकरण 98 में रिप्लेस करेंगे तो क्या जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू सी पी बी माइनस सी पी ए।
जहाँ पर CPB और CPA क्या है, आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिताएँ हैं। तो हम 99 इक्वेशन को लिख सकते हैं, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा CP, जहाँ डेल्टा CP क्या है, उत्पादों और क्रियाकारकों के ऊष्माधारिताओं में डिफरेंस। तो यही जो इक्वेशन है इसे हम किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार का जो व्यंजक है वो स्थिर आयतन पर होने वाली अभिक्रिया के लिए भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एच के स्थान पर डेल्टा ई आ जाएगा और CP के स्थान पर क्या आ जाएगा, CV। तो यानी कि डेल डेल्टा ई अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा CV। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो है आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट क्या है, टेम्परेचर के रेफरेंस में एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन भी आपके किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। तो इन इक्वेशन की सहायता से क्या होता है, यदि एक ताप पर डेल्टा एच या फिर डेल्टा ई के मान ज्ञात हों तो दूसरे ताप पर भी इनके मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो माना कि दो भिन्न भिन्न तापों T1 और T2 पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन के मान क्रमशः डेल्टा H1 और डेल्टा H2 है। तो समीकरण 100 को इन मानों के मध्य समाकलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट लगाई डेल्टा H1 से डेल्टा H2 डी डेल्टा H इक्वल टू लिमिट लगाई T1 से T2 डेल्टा CP dt, यानी कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर क्या हो गया, डेल्टा CP ब्रैकेट में T2 माइनस T1, यानी कि डेल्टा H2 क्या निकल के आ गया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CP T2 माइनस T1 ब्रैकेट में हो गया। तो यहाँ क्या माना गया है कि T1 से T2 ताप के मध्य डेल्टा CP का मान क्या रहता है, स्थिर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो व्यंजक है वो स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन के लिए भी लिखा जा सकता है। और हम जानते हैं कि जब स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन के लिए व्यंजक लिखा जाएगा तो डेल्टा H की जगह डेल्टा E आ जाएगा और CP की जगह CV आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा CV का मान T2 से T1 ताप के मध्य स्थिर होगा। ठीक है, तो यदि एक ताप पर डेल्टा H तथा डेल्टा E के मान ज्ञात होते हैं तो समीकरण 102 और 103 द्वारा अन्य तापों पर भी डेल्टा H और डेल्टा E के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से किसी भी अभिक्रिया की मानक अभिक्रिया ऊष्मा यानी कि डेल्टा H0 ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यानी कि क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया को हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर किया जाना संभव नहीं है, इसलिए हम उस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्मा उस ताप पर माप ली जाती है जिस पर वह वास्तव में अभिक्रिया संपन्न हो रही है और फिर उसका मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किरचॉफ समीकरण द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। ओके।